हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियाक। माय नेम इज हिमांशी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पॉलिटी की एक नई सीरीज की शुरुआत की है। इसमें जो है हम अभी डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ऑल द एक्ट्स बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंट होने के पहले जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले इस सीरीज का या फिर इस लेक्चर का पार्ट 1 आ चुका है, यानी कि ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज द पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन। ऑल्सो दिस इज द लेक्चर 4 ऑफ द पॉलिटी सीरीज। तो चलिए हमारा सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि हम ये पूरी टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं। पहला हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा, फिर हमने पिट्स इंडिया देखा, चार्टर एक्ट 33 का देखा, 53 का देखा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को भी डिस्कस किया। आज हम कोशिश करेंगे कि करीब जो जितने भी इंडियन काउंसिल एक्ट हैं 1861, 62 सॉरी यहाँ पे 92 होगा, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इन सभी को हम डिस्कस करें। तो ये दो जो लेक्चर्स है ये हमारे रह जाएंगे। दिस वीडियो विल बी प्रोवाइडेड टू यू मोस्ट प्रॉब्ली बाय टुमारो और लेटेस्ट बाय डे आफ्टर टुमारो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड इट इन द कमिंग डेज। ओके, तो अभी हम जो पहला एक्ट देखेंगे वो है इंडियन काउंसिल एक्ट। एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कंपनी रूल चला था फ्रॉम 1773 टू 1858, और ये जो सेकेंड फेज आया था इट केम फ्रॉम 1858 टू 1947। जो ये सेशन था वो क्राउन रूल कहा जाता है। इसमें क्या है, इसे क्राउन रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1857 में काफी बड़ा रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे जो ब्रिटिश सरकार है वो काफी ज्यादा डर गई थी और उन्हें ऐसा लगा कि अब हमें जो है इन्हें रूल करने के लिए, यानी कि इंडियंस को रूल करने के लिए उन्हीं की सहायता की जरूरत है। यानी कि अगर अब हम इंडियंस की हामी नहीं रहेगी उनके खुद के रूल होने में, तब जो है हम फिर से रिवोल्ट कर देंगे और इससे क्या है, उनका जो राज है, उनका जो रूल है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने अब जितने भी आगे एक्ट्स लाए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ही क्यों ना हो, उन सभी एक्ट्स में इन्होंने कोशिश की कि इंडियंस को वो जो है कुछ तरीके से पैसिफाई कर सके, या फिर ऐसी कोशिश कर सके जिससे उन्हें लगे कि, जिससे हमें लगे, इंडियंस को ऐसा लगे कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश जो है वो हमारे साइड है, वो हमारे भले के लिए यहाँ आए हैं या फिर हमारा साथ देने के लिए आए हैं। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ था फ्रॉम क्राउन रूल, और ये चला था टिल 1947। सबसे पहला एक्ट जो इसमें हमने देखा था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें हमने काफी सारे चेंजेस देखे थे। इफ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस लेक्चर प्लीज गो अहेड, एक बार आप इसे चेक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस एक्ट डायरेक्टली। तो हमने इस एक्ट में क्या देखा था कि जितने भी रूल है, जितने भी पावर्स है वो डायरेक्टली अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चले गए थे। इसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फिर हमने देखा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भी नई पोजीशन को लाया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब जो हम एक्ट देख रहे हैं इट विल बी कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें हम 3 एक्ट्स देखेंगे, बल्कि 1861, 1892 और 1909। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो काउंसिल है इसे क्यों कहा जाता है काउंसिल्स एक्ट? तो इस सवाल का जवाब एक्चुअली ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि इंडियंस को पैसिफाई करना या फिर हमें मनाना। तो मनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज या फिर सबसे ल्यूक्रेटिव चीज इंडियंस के लिए उस टाइम थी कि हमें जो भी काउंसिल है या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम चलता था ना, वहां पे हमें रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए, क्योंकि जितने भी इंडियंस हैं उन्हें किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन, काउंसिल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहां पे नहीं दिया जाता था। तो क्योंकि अब जो ब्रिटिश की सरकार है उन्हें लगता था कि अब इंडियंस को मौका दिया जाए हमारे साथ देने का और हमारे साथ रहने का, ताकि हमें ऐसा लगे कि जो ब्रिटिश की सरकार है वो हमारे साथ है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक प्रोसेस चलाया ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें इंडियंस को काउंसिल में एंट्री देने की इन्होंने कोशिश की और धीरे धीरे इन्होंने जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया इंडियंस का। तो ये जो ड्यू प्रोसेस है उसे हम देखेंगे। पहला जो हम यहाँ पे एक्ट देख रहे हैं इट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 के इस एक्ट में इन्होंने क्या किया कि जो इंडियंस हैं इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया एज दी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन दी काउंसिल। उसमें अब इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में एंट्री दे दी गई। अब इससे क्या लगेगा इंडियंस को कि हाँ भाई, हमें रिप्रेजेंटेशन तो दे रहे हैं, हमें मौका तो दे रहे हैं वहां पे बैठने का या फिर उनके साथ बातचीत करने का। ठीक है, तो पहला ये नॉन ऑफिशियल मेंबर बोलने का मतलब यह है कि अब इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दे दी गई और थोड़ा सा हम इंडियंस को लगने लगा कि हाँ अच्छी बात है, हमें थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो वाइसरॉय के जो कुछ भारतीय हैं उन्हें गैर आधारित सदस्यों के रूप में जो है इस परिषद में नामित किया गया। अब उस टाइम पे जो है 1862 में लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे वाइसरॉय हुआ करते थे।
अब जैसे कि हम यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये भी इन्होंने क्या किया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में ही किया। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे हैं, सिर्फ छोटा सा स्टेप लिया इन्होंने, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में इन्हें अपॉइंट कर दिया, इन्हें जो है नॉमिनेट कर लिया। किसे, तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो इन्होंने शुरू की। देखिए, आप सभी को पता है हमने एक एक्ट देखा था ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसमें हमने क्या देखा था कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको सारी पावर्स दे दी गई थी। वहाँ पे बॉम्बे के भी गवर्नर हुआ करते थे, मद्रास के भी गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन उस एक्ट में क्या किया गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के एक्ट में जो मद्रास के गवर्नर है और जो बॉम्बे के गवर्नर है, उन दोनों की जो पावर है उसे दे दिया गया था टू दी गवर्नर ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, पावर का केंद्रीकरण किया था या फिर पावर को सेंट्रलाइज किया था। तो वही वाली जो चीज है, केंद्रीकरण की जो प्रोसेस वहां पे चल रही थी, उस चीज का अब इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया, यानी कि अब जो पावर है उसे अब ये अलग अलग जगहों पे वितरित करना चाहते थे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस एक्ट के थ्रू विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया गया था, तो वो होगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब इसी विकेंद्रीकरण के अंदर इन्होंने जो है नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए इन बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड इन पंजाब। ठीक है, तो क्योंकि अब इन्हें डिसेंट्रलाइज करना है, यानी कि अलग अलग जगह पे पावर्स को बांटना है, तो इसी के लिए इन्होंने नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई, बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लिए और पंजाब के लिए। अब ये जो लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं पोर्टफोलियो सिस्टम का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने फिर से कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि जो पावर है या फिर जो सिस्टम है उसे इन्होंने डिवाइड कर दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी जगह को फंक्शन करने के लिए उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तब्दील कर दिया जाता है। अगर आप इसे समझे तो एचआरडी मिनिस्ट्री हो गई तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज से चीज़ों को समझेगी, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई तो वो डिफेंस रिलेटेड चीज़ों को जो है हैंडल करेगी। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बना दिया गया। तो यही वाली चीज़ जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना, अलग अलग जो है कंपार्टमेंट बनाना, वो वाली चीज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया इन दिस एक्ट। ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम का क्वेश्चन है ये डायरेक्टली पूछा जाता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का। ओके, तो इंडियन काउंसिल एक्ट में हमने क्या देखा कि वाइसरॉय ने नॉमिनेट किया कुछ इंडियंस को एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन तीनों को जो है नॉमिनेट किया गया। इसके बाद विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया गया। इसमें बंगाल, नॉर्थ फ्रंटियर और पंजाब में जो है नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पोर्टफोलियो सिस्टम को पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया गया इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब इसके बाद आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। दिस एक्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे जो है ज्यादा देखेंगे आप मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे इंडियन के, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अगर उन्होंने बोला था कि सिर्फ 10 होंगे, तो अब इन्होंने इस नंबर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ये जो नंबर है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का उसे बस इंक्रीज किया गया। और इन्होंने क्या किया, एक और चीज इसमें इंट्रोड्यूस की कि जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उन्हें थोड़ी सी पावर दी गई। पहले क्या किया इन्होंने, सिर्फ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट किया, नॉमिनेट किया। इसमें क्या मिला, इंडियंस को लगा कि हाँ भाई हमें रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा। अब कुछ समय बाद इंडियंस को लगने लगा कि रिप्रेजेंटेशन से क्या होगा, हमें कुछ और भी पावर्स मिलनी चाहिए। तो फिर से क्या किया, पैसिफाई करने की कोशिश की। और पैसिफाई करने की जो रेस है उसमें इन्होंने डिस्कसिंग ऑफ बजट और एड्रेसिंग क्वेश्चंस के जो है पावर इन्हें दिए। यानी कि जो भी पार्लियामेंट हुआ करती थी या फिर जो काउंसिल हुआ करती थी, वहां पे ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है ना, उन्हें किसी भी तरीके के सवाल पूछना, किसी भी तरीके के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा उनके अंदर ये आ रहा था कि हमें भी थोड़े से पावर दीजिए, आप हमें यहाँ पे डिस्कशन वगैरह की पावर दीजिए। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो कोई ये भी क्या बोलते हैं, बड़ी पावर नहीं है, छोटी सी ही पावर है, सिर्फ बजट डिस्कस करने का और क्वेश्चंस पूछने की पावर दी गई। लेकिन फिर भी इससे क्या होगा कि इंडियंस को लगेगा कि हाँ ये हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए जो है कुछ तो सोच रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत और रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो यही जो प्रक्रिया होती है ना, इसी के थ्रू हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक हम पे राज किया है। यही जो पैसिफाई करने की जो इनकी प्रोसेस रही है, धीरे धीरे हमें मेंटली इन्होंने ऐसा दिखाया कि ये हमारे साथ है, पर एक्चुअली ये हमारे साथ कभी नहीं थे।
ओके, तो दूसरा हमने एक्ट देखा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब जो हम तीसरा एक्ट देख रहे हैं इंडियन काउंसिल का वो है 1909। पहले हमने देखा 1861, फिर हमने देखा 1892, अब तीसरा जो हम देख रहे हैं वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। दिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्ट से काफी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट पूछा जा रहा है, पहला जो पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाला एक्ट किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन काउंसिल एक्ट को कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि मॉर्ले कौन थे और मिंटो कौन थे। तो मॉर्ले जो थे, लॉर्ड मॉर्ले, ये हुआ करते थे उस टाइम पे एज दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड मिंटो, लॉर्ड मिंटो वाज दी वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, अब देखिए इसे याद करने का एक तरीका होता है। कई बार अगर डीप में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी पूछा जाता है कि लॉर्ड मिंटो उस टाइम पे क्या थे या फिर इनकी पोजीशन क्या थी, क्या ये सेक्रेटरी थे, क्या ये वाइसरॉय थे या फिर ये गवर्नर थे। तो हमें पता है कि या तो ये सेक्रेटरी थे या तो वाइसरॉय थे। तो इसे याद करने का एक सिंपल सा एक ट्रिक है कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब देखेंगे A to Z जब आप जाते हैं तो आपको पता होगा कि पहले S आता है फिर V आता है, और पहले मॉर्ले दिया गया है फिर मिंटो दिया गया है। तो मॉर्ले मिंटो ऐसे याद रखना है, और S पहले आता है यानी कि S से कौन है, मॉर्ले। तो मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी हुआ करते थे, और लॉर्ड मिंटो जो है या ये V से वाइसरॉय हुआ करते थे। ठीक है, V बाद में आता है तो मिंटो जो है वो वाइसरॉय थे। तो ये हमने पहला पॉइंट देखा कि इस एक्ट को कहा जाता है एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है ये है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि जो कार्यकारी परिषद है उसमें पहली बार रिप्रेजेंटेशन दिया गया। कार्यकारी, देखिए इसके पहले अभी तक क्या है, जितना भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है सिर्फ उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है सिर्फ उसमें रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यकारी परिषद में भी इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया। अब रिप्रेजेंटेशन दिया, इसमें जो है सबसे पहला नाम आता है सत्येंद्र प्रसाद जी का। ये बने इंडिया के पहले इंडियन जो कि ज्वाइन किए वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। यहां से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो वो कौन है, सत्येंद्र प्रसाद जी। इन्हें अपॉइंट किया गया था एज द लॉ मेंबर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, अगर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आता है कि सत्येंद्र प्रसाद जी जो है ये कौन से मेंबर थे उस काउंसिल के, तो ये जो है लॉ मेंबर थे। ठीक है, तो सत्येंद्र प्रसाद जी का नाम आप याद रखिए। अब काफी इंपॉर्टेंट जो है टर्निंग पॉइंट आता है इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, और इसमें क्या है, एक्सेप्ट किया गया कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। देखिए आप सभी को पता है कि जब भी हम वोट देने जाते हैं तो किसी इंसान को जब हम इलेक्शन में वोट देने जाते हैं तो हम सभी उसमें जाते हैं, चाहे वो कोई छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, अमीर हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हम सभी जाते हैं उसे वोट देने के लिए। देयर इज नो सच डिविजन अमंग अस। ठीक है, लेकिन ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये एक्चुअली क्या होता है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई मुस्लिम इंसान खड़ा है, अगर ये इंसान मुस्लिम है तो इसे वोट देने के लिए सिर्फ मुस्लिम जनसंख्या ही जा सकती है, या फिर मुस्लिम को, अगर मुस्लिम इंसान खड़ा है इलेक्शन में तो सिर्फ मुस्लिम इंसान ही जाएंगे, मुस्लिम लोग ही जाएंगे उन्हें वोट देने के लिए। इसी चीज को कहा गया एज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, या फिर इसे कहा गया एज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ठीक है, तो ये जो है काफी ज्यादा एक टर्निंग पॉइंट था जहां पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लाया गया। यहाँ पे क्या है, जितने भी हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी इन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो इनका कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने इसी तरीके से धीरे धीरे सीप इन किया था। धीरे धीरे इन्होंने इस तरीके के माइंडसेट डेवलप किए जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट डाला गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और धीरे धीरे हमारी जो इंडियन कम्युनिटी थी उसे पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं ये देने की वजह से लॉर्ड मिंटो कौन थे, तो ये वाइसरॉय थे। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि इन्होंने इस तरीके के सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अगेन ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है डायरेक्टली। ऑलराइट, तो हमने क्या क्या देखा, इंडियन काउंसिल एक्ट को देखा 1909 के, इसमें देखा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में, पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री दी गई। फिर हमने देखा सत्येंद्र प्रसाद जी के बारे में,
और फिर हमने सेपरेट इलेक्टोरेट भी देखे, और इसमें हमने देखा कि लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो अभी तक हमने जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 तक देख लिया। पीछे हमने काउंसिल एक्ट्स को डिस्कस किया था, जिसमें 1861, 1892 और 1909 के जो है एक्ट्स देखे। अब जो हम एक्ट देख रहे हैं वो है सीधा 10 साल बाद ये एक्ट आएगा, 10 साल बाद आएगा, और ये आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। देखिए, अब 10 साल बाद आया है तो इसमें काफी सारे मेजर यहाँ पे चेंजेस हमें देखने मिलेंगे। ठीक है, तो अगेन दिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो पॉइंट यहाँ है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। जो 1909 का एक्ट था उसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता था, और इसे कहा जाता है एज द मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इस पॉइंट पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं, तो अच्छे से इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किसे मॉर्ले मिंटो कहा जाता है और किसे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। ओके, तो इसमें बताने की बात नहीं है कि मॉन्टेग्यू कौन थे। तो मॉन्टेग्यू उस टाइम पे हुआ करते थे एज द सेक्रेटरी, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय। नेक्स्ट जो इस एक्ट में लाया गया, इट वाज अबाउट द डिमार्केशन ऑफ सब्जेक्ट्स को जो है अलग अलग कर दिया गया टू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में लिस्ट होती है, सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है ना, जैसे सेंट्रल लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, रिजर्व लिस्ट हो गई। तो इसी तरीके से जो पहली बार सब्जेक्ट के डिमार्केशन की बात आई थी वो आई थी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट में पहली बार सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनके पास कुछ पावर्स हुआ करती थी और कुछ लिस्ट हुआ करती थी, इन्हीं सब्जेक्ट्स पे वो रूल करेंगे, और प्रोविंशियल के पास कुछ पावर हुआ करती थी। ठीक है, तो इस तरीके की डिमार्केशन पहली बार आई अंडर दिस एक्ट। अब देखिए, इन्होंने ये तो कर दिया कि सेंट्रल कर दिया और प्रोविंशियल कर दिया। आगे इन्होंने जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसे भी इन्होंने डिमार्केट किया विथ ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। पहली बात यहाँ पे सेंट्रल है, प्रोविंशियल है, फिर है ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। देखिए, आपको पता है कि जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्रिटिश की सरकार है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो अपने हाथ में रखेंगी या फिर सेंट्रल सब्जेक्ट्स में उसे रखेंगी। तो नॉट से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो इन्होंने इस प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डाल दिए। अब इसमें भी इन्होंने क्या किया, इसे डिवाइड किया एज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट। इसमें इन्होंने क्या किया, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है इसे दिया टू गवर्नर। जितने प्रोविंशियल एरियाज हैं उसमें गवर्नर रूल किया करते थे, तो गवर्नर्स के पास क्या है, ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट दिए गए, पर इसमें इन्हें क्या करना था कि जो भी ये सब्जेक्ट्स दिए गए थे इसमें इन्हें एक्ट करना था अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि गवर्नर जो भी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में देखरेख करेगा उसकी जवाबदेही इन्हें दी गई है टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो भी गवर्नर करेगा अंडर दी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स उसके लिए इन्हें जवाब देना पड़ेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और रिजर्व सब्जेक्ट्स में इन्होंने क्या किया कि किसी भी तरीके की जवाबदेही या फिर आंसरेबिलिटी नहीं रखी टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें सिर्फ एड एंड एडवाइस टू मिनिस्टर्स ये काम करेंगे, यानी कि मिनिस्टर्स के साथ मिलकर ये काम करेंगे, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसी भी तरीके की जवाब देने की इन्हें जरूरत नहीं है। अब हमने देखा कि दो लिस्ट थी, पहली तो सेंट्रल, प्रोविंशियल। इसमें भी इन्होंने जो है इंपॉर्टेंट यहां रख लिया, नॉट से इंपॉर्टेंट यहां रखा। नॉट से इंपॉर्टेंट में भी इन्होंने डिमार्केट कर दिया ट्रांसफर्ड और रिजर्व में। उसमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे ये इन्होंने गवर्नर के पास रखे, और ऐसे रखे कि इन्हें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाब देने की जरूरत ना पड़े। और इसमें जो नॉट से इंपॉर्टेंट में भी जो नॉट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इन्होंने रख लिए टू गवर्नर, और ये इन्होंने रखा अंडर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके की इन्होंने चालाकी भरा खेल खेला और सब्जेक्ट्स के डिवीजन को करा, और इसी खेल को कहा जाता है, इसी स्कीम को कहा जाता है एज डायरकी। ओके, तो ये जो एक्ट है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरकी किस किस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी एक्ट के अंदर पहली बार बाय कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, और इसी के साथ जो है डायरेक्ट इलेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। बाय कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम जो है लोकसभा को देखते हैं, राज्यसभा को देखते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, यानी कि दो हाउस हो। बाय का मतलब होता है टू, तो दो हाउस होने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार लाया गया था अंडर दिस एक्ट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल वर टू बी इंडियन। हमें पता है कि सत्येंद्र प्रसाद जी को लिया गया था अंडर द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। अब इन्होंने क्या किया, इसमें बोला कि 6 लोग जो है होंगे इन दी वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उसमें से जो है 3 लोग होंगे एज इंडियंस।
तो इसमें इंडियन को क्या लगा कि हाँ, हमें और रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक और पैसिफाई करने का इनका एक इनिशिएटिव था। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया जा रहा है कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था अंडर द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसमें सिर्फ मुस्लिम को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, उसी चीज को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया टू सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो डिवाइड एंड रूल का जो इनका मोटिव था, ये ऑन पॉइंट चल रहा था। बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। लास्ट के 2 पॉइंट्स हमारे रह गए हैं। पहला यहाँ पे पॉइंट है, लास्ट सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कि इनके द्वारा जो है लिमिटेड फ्रेंचाइजी को इंट्रोड्यूस किया गया। लिमिटेड फ्रेंचाइजी, अब देखिए, हम सभी जब वोट देने जाते हैं तो हम सभी जाते हैं उसमें वोट देने के लिए, लेकिन इस टाइम क्या है, सभी को वोट देने की पावर नहीं दी गई थी। हर कोई इस टाइम पे वोट नहीं दे सकता था। सिर्फ ऐसे लोग जो कि ज्यादा एजुकेटेड थे, ऐसे लोग जो कि टैक्स पे किया करते थे, उनको पावर दी गई थी टू वोट। यहाँ पे हमने देखा ना कि डायरेक्ट इलेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए लोगों को पावर देने की भी तो जरूरत है कि वो जो है हमें इलेक्ट कर सकें। तो ये इन्होंने लिमिटेड वे में इंट्रोड्यूस किया, यानी कि सिर्फ कुछ लोगों को वोट देने की पावर दी। अब ये पॉइंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था इन दी चार्टर एक्ट ऑफ 1853, अंडर दी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की मकौले कमेटी बैठाई गई थी, और उसमें जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो वो आपने देखा था इन दी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा पब्लिक सर्विस कमीशन को बैठा दिया, है ना, यानी कि लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना की गई, और इसी के अंडर इन्होंने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को बैठाया इन दी ईयर 1926। इसमें भी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को बैठाया गया, ना कि प्रोविंशियल, ठीक है। तो ये जो सारा इनिशिएटिव है ये हम देख रहे हैं फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑलराइट, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। काफी सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। पहला कि ये मॉन्टेग्यू-क्लेमेंसो रिफॉर्म कहा जाता है। इसमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व भी किया गया, और इसे डायरकी कहा जाता है। फिर हमने देखा कि बाई कैमरलिज्म को पहली बार यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, डायरेक्ट इलेक्शंस दिए गए, इसमें भी लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई, वाइसरॉय काउंसिल को एक्सटेंड किया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया। और फिर हमने देखा लास्ट पॉइंट की काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पब्लिक सर्विस कमीशन को बैठाया गया इन 1926, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है सेटअप किया गया। ऑलराइट, तो आज हमने जर्नी कंप्लीट की हमारी यहां से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और 1919। हमने काफी लंबी हमारी जर्नी कंप्लीट कर ली है, यहां तक हम जो है पहुंच चुके हैं। अब आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो और बाय द डे आफ्टर टुमारो आपको ये दोनों रिलेटेड जो एक्ट्स हमारे बच गए हैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो आज हमने जो है काफी सारे एक्ट्स को डिस्कस किया विच आर इंपॉर्टेंट टू अस, और वो सभी एक्ट्स जो है बिफोर 1947 के थे। Alright, so with that, it's a wrap for today's session. I really hope you enjoyed today's session, and if you did, please don't forget to give it a like. Also, don't forget to share it among your friends, and if you're new to the channel, please don't forget to subscribe to my channel. And now I shall see you in the next one.